हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, सबसे पहले हमने डिफाइन किया कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस आता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। सपोज अगर हमने एक पेन परचेज किया है, वो अपने लिए क्या होगा, एक एक्सपेंसेस होगा, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, वो हमारी कॉस्ट है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जो किसी भी अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको बनाने का जो एक्सपेंसेस आता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। उसमें मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, ओवरहेड लगते हैं, उसमें जो जो एक्सपेंसिव आएगा उस पे, उसको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्सपेंसिव लगेगा उसको कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स हमारी वो सर्विस भी है। एवरी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो भी वो बनाता है वही विल उसको हम डिस्कस करेंगे एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑलवेज मीन्स सर्विस, उसकी ट्रेडर होगा चाहे जो होगा उसकी आप बात करेंगे। प्रोडक्ट मीन चाहे सर्विस है चाहे वो, उसको बनाने का जो अपना टोटल एक्सपेंसिव आएगा उसको कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है मटेरियल। कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें मटेरियल लगेगा। हम एग्जांपल ले रहे थे इस चेयर की, चेयर बनाएंगे इसमें मटेरियल लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, और वो प्लास्टिक इसी रेट पे आएगा। फिर उस पे लेबर लगेगी, लेबर के भी 2 पार्ट होंगे कि कितना टाइम लगेगा, चाहे वो मैनुअल लेबर का हो चाहे मशीनरी का हो, हर प्रोडक्ट को बनाने पे एक टाइम लगता है, उसको हम टाइम बोलेंगे या आवर्स बोलेंगे। फिर डेफिनेटली इसका भी रेट होगा कि लेबर लगाएंगे तो हमें एक पर्टिकुलर चेयर बनाने के लिए कितनी एक्सपेंसिव लगेंगी, लेबर का हमें कितना एक्सपेंसिव होगा। फिर इस पे ओवरहेड लगेंगे। ये 2 पार्ट्स में होंगे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। कि लेबर के जो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे या अपनी बिजली का खर्चा होगा, रेंट का खर्चा होगा, एक्सपेंसिव होगा, ये सबको जोड़ के जो उस प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। एक लेमैन में बता देगा कि चेयर बनानी है तो उस पर मटेरियल लगेगा, मटेरियल की कॉस्ट आएगी, लेबर लगेगी, कुछ और आपके फैक्ट्री के एक्सपेंस आए होंगे। बट अपन डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये डिसाइड करेगी कि अब मैं आपसे पूछूं कि इस पे कितना प्लास्टिक लगेगा, आप नहीं बता पाओगे। हमने डिस्कस किया है कि अगर हम इसका वेट करेंगे तो भी नहीं बता पाएंगे, क्यों, इसमें एक वेस्टेज भी आई होगी, अब नॉर्मल भी आई होगी, उसका क्या रेट है प्लास्टिक आज हमको नहीं मालूम। इसको बनाने के लिए एक दिन में एक आदमी कितने टाइम लगा रहता है वो भी हमें नहीं मालूम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, वो जो चीजों को डिसाइड करती है, दैट इज प्री डिटरमिन कॉस्ट। वो हम पहले से जानते हैं कि अगर हमें चेयर बनानी है तो उस पर 500 ग्राम प्लास्टिक लगना है। वो प्लास्टिक का रेट क्या होगा, हमें 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के ग्राम के हिसाब से, 1 रुपए के ग्राम के हिसाब से हमें वो मिलेगा। लेबर जो लगेगी उसके कितने आवर लगेंगे, 3 घंटे 35 मिनट लगेंगे, वो हमें पहले ही पता होगा।
लेबर का रेट क्या होगा, हमें जो वो लेबर मिलेगी वो 300 रुपए में मिलेगी, 350 रुपए में मिलेगी, वो पता होगा। कितने वेरिएबल एक्सपेंसिव लगेंगे, कितना हमारा रेंट आएगा, वो सब जब हम प्री डिटरमिन कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए हमें कितना एक्सपेंसिव खर्चा आएगा, उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। और जो स्टैंडर्ड फिक्स जब करते हैं, इसमें हम अपना हिस्टोरिकल डाटा कि हमने जब पहले मटेरियल बनाया तो हमारी कितनी वेस्टेज आई, मटेरियल हमें किस रेट पे मिला, कितना मटेरियल लगा, लेबर हमें कितने आवर्स लगे, कितनी हमारी लेबर की वेस्टेज आई, उसको बेस को ध्यान में रखते हुए हम अपना स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। साथ के साथ आप ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में उसके में क्या क्या इंक्रीज आना है, क्या डिक्रीज आना है, उन सबको चीजों को ध्यान में रखा के जब हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। हम जब इंडस्ट्री में होते हैं तो हमें पता होता है कि अगर ये हमें चेयर बनानी है ना तो हमें ये 19 रुपए 35 पैसे में मिलेगी, मटेरियल इतने ग्राम लगेगा, लेबर इतने आवर लगेंगे, इतना हमें इसका ओवरहेड लगेगा, इस रेट पे मिलेगी। जब इन चीजों को हम पहले डिसाइड कर लेते हैं उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, दैट इज हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के बाद हम जाएंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। ये तो स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है कि दिस इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट एक पर्टिकुलर चीज की डिसाइड कर ली कि हमारे बनाने की ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, बट डेफिनेटली है जब हम मंथ एंड पे ईयर एंड पे जाएंगे तो वो कॉस्टिंग सेम नहीं रहेगी, उसमें डिफरेंस आएगा। तो हम उसको एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं कि इसमें क्या वेरिएंस आया। फिर उसको हम एनालिसिस करते हैं कि ये वेरिएंस क्यों आया, फिर उसके हम प्रॉपर एक्शन लेते हैं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और इसका क्या एक्शन होना चाहिए, उसको हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। फर्स्ट हमने कॉस्ट निकाली, फिर हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली, फिर उसको एक्चुअल के साथ कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके देखा भी डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्यों आया, उसके हमने कंट्रोल किया, पहले रिस्पॉन्सिबल ठहराया, उसमें कौन से फेवरेबल चीजें हैं हमारी। कुछ कॉस्ट ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो उसको जब हम कंट्रोल करते हैं उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन थी। इट इज ए प्लांट यूनिट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, कंपोनेंट और सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए पीरियड, an estimated or predetermined cost of performing operation or production product a good or service under normal conditions। हमने ये डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ हम एक छोटा सा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि बजट क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सारे चैप्टर में हम स्टैंडर्ड और बजट की बात करते रहेंगे। और स्टैंडर्ड और बजट में डिफरेंस क्या है, कभी भी हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंस समझ नहीं पाएंगे। कुछ ऑथर ये बताते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है कि जब हम किसी चीज की कॉस्ट निकालते हैं हिस्टोरिकल डाटा से और फ्यूचर की कॉन्टिजेंसी को ध्यान में रख के, तो उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। और बजट क्या होता है, बजट कॉस्ट क्या होती है, जब हम अपना हिस्टोरिकल डाटा पे एक रिक्वायरमेंट बनाते हैं उसको बजट बोलते हैं। बट ये गलत है, ऐसा नहीं है। बजट एक बहुत बड़ी चीज है, मैंने कम से कम 25 ऑथरों की ये डेफिनेशन पढ़ी है। बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बजट एक बहुत बड़ी चीज है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसका छोटा सा पार्ट है। बजट तो हर चीज का होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, हम हर चीज का एक बजट बनाते हैं कि यार अगर हमने ये बनाना है तो ये कितने में बनेगा, हमने अगर कैश एक्सपेंड करना है तो उसका भी बजट बनेगा, हमें प्रोडक्शन बनानी है उसका भी बजट बनेगा, सेल का भी बजट बनेगा। पर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट पे लिमिटेड होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस है, इससे आपको क्लियरली होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। बजट है जो एक बजट है जो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने एक बजट बना लिया कि हमने ये मटेरियल बनाना है, उसका हमने रेट भी डिसाइड कर लिया कि ये हमें रेट
100 रुपए में चेयर पड़ेगी, उसके हिसाब से हमने बना लिया कि 1 लाख हम चेयर बनाएंगे, 100 रुपए एक्स की कॉस्ट आएगी, वो 100 रुपए हमारा स्टैंडर्ड भी होगा और हमने बजट भी बना लिया कि 1 लाख चेयर बना रहे हैं। हम परसों ही मार्केट में जाते हैं, हमें पता चलता है कि रेट हमने सोचा था कि 10 रुपए मिलेगा, वो रेट हमें 12 रुपए का मिल रहा है, किसी भी कारण से वो चेंज हो गया, तो हम इमीडिएटली अपना बजट चेंज करेंगे, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम चेंज नहीं करते। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुमने बना के रख दी, ईयर एंड पे हम देखेंगे उसको एक्चुअल पे, ईयर एंड पे या मंथ पे कि एक्चुअल में उसमें क्या डिफरेंस आया, उसको हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। बट बजट इज नॉट लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजट एक शॉर्ट टर्म चेंजेस को एक्सपेक्ट करता है। हम अपना छोटा सा बजट बनाते हैं कि हमारी कोई दोस्त की शादी है, हमने बजट बनाया कि हम 20,000 की शॉपिंग करेंगे, हमने एक 4 सूट लेने हैं, 5-5 हजार के सूट लेंगे। जब हम मार्केट में गए तो हमें जो सूट पसंद आया वो 7,000 का था। हमने पहले अपना बजट बनाया था कि 20,000 मैंने एक्सपेंडिचर करना है, 10,000 मेरे पास है, 10,000 मैं अपने पेरेंट्स से ले लूंगा। जब मार्केट में गए तो आपको 7,000 का मिल रहा है, तो आपका कॉस्ट आ रहा है 28,000, तो यू नीड टू चेंज योर बजट। तो आपको अपना बजट इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा, या तो मैं इसकी क्वांटिटी कम करूं, या मैं इसका चाहिए तो मेरे को पैसे का अरेंजमेंट करूं। तो इमीडिएटली एक्शन बजट में लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। Meaning standard costing, the costing method in which evaluation of performance and activity is done by making a comparison between actual and standard costing is standard costing. जब हम actual का और standard का comparison करते हैं उसको हम standard costing करते हैं। बजट क्या है? Budget control is a system in which budget are prepared and continuous comparison made between the actual and budget figure to achieve the desired result. हम उसको continuous comparison करते रहते हैं। हमने सोचा है कि हमने एक मंथ में 10,000 यूनिट बनाने हैं, तो उसको हम 1 डे से भी डिसाइड कर देंगे 10,000 बनाने हैं तो 25 दिन लगेंगे, तो डेली मेरे को 400 यूनिट बनाने हैं। पहले दिन आपने बनाए 300 यूनिट, यू नीड टू चेंज योर बजट। भाई मेरे को अपना, मैं हाउ विल आई अचीव माई, तो मैं नेक्स्ट डे टारगेट रखूंगा 500 यूनिट बनाऊं। अगले दिन आप 500 पे पहुंच जाते हो तो ठीक है, नेक्स्ट डे 400 बनाते हैं, तो उसके हिसाब से कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। बेसिस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है प्रोडक्शन से रिलेटेड रहती है, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आएगी, सेल क्या आएगी। और जो बजट है ये मैनेजमेंट के प्लान पे डिटरमिन रहता है कि कैश का बजट क्या होगा, प्रोडक्शन का, सेल का, प्लानिंग का, टोटल सारा कुछ इसमें आ जाता है। रेंज इट इज लिमिटेड टू द कॉस्ट डिटेल, इट इज इंक्लूड द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डाटा। स्कोप नैरो वाइड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमने डिस्कस किया, बहुत नैरो स्कोप है बजट का। रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही सबसे अच्छी बात है कि हम इसका वेरिएंस निकाल के उसके रीजन निकालते हैं। बजट में ये नहीं होता। बजट में हम एट द एंड नहीं देखते हैं ये क्या हो गया, बजट हम कंटिन्यूस उसको ऑपरेशन को फॉलो करते रहते हैं सो दैट कि हम अपना अचीवमेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एट द एंड देखते हैं ये क्या हो गया, मैंने सोचा था कि ये 25 रुपए की आएगी, 28 के क्यों आएगी। उसके बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसका वेरिएंस निकालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। Effect on temporary changes condition, the short term changes will not influence the standard cost. आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल ली, उसके हिसाब से डाटा डिसाइड कर दिया, छोटी सी अगर चेंज आ गई, रेट बढ़ गया या कम हो गया, आप उसे स्टैंडर्ड चेंज नहीं करोगे, उसका भी रेट पे एनालिसिस करोगे कि इसमें क्या हुआ। बजट है जो उसमें इफेक्ट डालेगा कि भाई मेरी कॉस्ट कम हुई है तो मेरी ज्यादा हुई है, तो मेरा सारा स्ट्रक्चर हिल गया, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल गई, मेरे को अब फंड कहां से अरेंज करना है, या मेरे पास एक्सेस मनी आ जाएगी तो उसको मैं कहां एडजस्ट करूंगा। कंपैरिजन, एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फिगर और बजटेड फिगर। एप्लीकेबिलिटी, ये सभी ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट पे आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और बजट है वो सब छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे भी बजट आ जाता है, जो छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी होगा वो भी अपना बजट बना के चले। अब बजट का बेस क्या रहता है, वो आपकी अगर प्रोडक्शन में हो तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपके पास फाइनेंस कितना है, उसके बेस पे आप अपना एक बजट बनाओ। अब हम सारी जब कॉस्टिंग करें कहां करते रहेंगे, उसमें स्टैंडर्ड और बजट की बातें आएगी। स्टैंडर्ड और बजट आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि स्टैंडर्ड होता है जो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट,
और वो लिमिटेड है दोनों इंटरलेटेड ही, वही हमारा बजट भी होता है। आज की डेट में हमने एक बजट बनाया कि हमने 1 लाख चेयर बनानी है, उसकी ये पर्टिकुलर कॉस्ट आएगी, वो आपका स्टैंडर्ड भी है और बजट भी है। कल हम उसको चेयर बनाते हैं 90,000, तो हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 90,000 पे, वो आपका स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड और बजट में कंपैरिजन क्लियर है ना? ये बजट की डेफिनेशन है, ये आप लेंगे तो आपको आइडिया होगा। अब हम डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट कैसे होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनती है। सपोज करो हम एक पर्टिकुलर मार्कर बना रहे हैं, उस पे हमें क्या क्या लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। हमने पहले अपना सर्वे किया, हमें उससे पता चल गया कि हमें 5 ग्राम का मटेरियल लगेगा 2 ग्राम रुपए के हिसाब से, 10 रुपए का हमारा मटेरियल कॉस्ट आएगा। लेबर लगेगी, डायरेक्ट लेबर लगेगी, उसमें 3 मिनट लगेंगे, ये हमने डिसाइड कर लिया कि 3 रुपए इसका कॉस्ट आएगी। वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, वेरिएबल ओवरहेड हमने देख लिया कि जितनी लेबर लगती है उसका 1/3 हमारा लेबर लगता है, तो हमारी 14 रुपीज कॉस्ट आ गई। अब हम उसकी कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। ये हमें मालूम है इसकी वेरिएबल कॉस्ट हमें पड़ रही है 14 रुपीज, और हमारी 2 मंथ की कॉस्ट है जो फिक्स एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट है, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो हमारी मंथली 2 लाख है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप कॉस्ट इसकी अगर एक मार्कर की कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे? वो तो बाद में करोगे। आज आपने एक फैक्ट्री लगा ली, आपने ये सर्वे कर लिया कि मेरे को मटेरियल 10 रुपए का मिल रहा है, लेबर भी मेरे को कॉन्ट्रैक्टर ने बता दिया भी मैं 3 रुपए लेंगे, आपको एक मार्कर बना दूंगा, वेरिएबल एवरेज उसके पे पता चल जाएगा कि इसके इतने खर्चे आएंगे। फिक्स कॉस्ट भी आपको पता है कि मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे ली है, इसका मेरा 50,000 रुपया रेंट है, मेरी इतनी लिमिट यूज हो रही है, मेरा 50,000 रुपया ये लिमिट के एक्सपेंसेस है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, अकाउंट का स्टाफ रखा है, 2 लाख रुपया मेरी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। तो आपसे कुछ कोई आके पूछता भी मेरे को 100 मार्कर चाहिए, तो आप उसको क्या कॉस्ट बताओगे? पर यूनिट आ रही, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आपने उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी। अगर 2 लाख आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है तो 100 मार्कर आपने बनाने हैं, तो एक मार्कर पे आप उसको कितना चार्ज करोगे? 2,000 रुपया। तो आपकी एक मार्कर की कॉस्ट आएगी 2,014 रुपए। क्या ये ठीक है? अगर आपसे 1,000 मार्कर बनवाने आ जाए तो आप उससे क्या रेट चार्ज करोगे? फिर आप कहेंगे कि इसलिए हमें बजट की जरूरत पड़ती है कि हम आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज योर बजट? आपका बजट क्या है? मेरा बजट है, मेरी कैपेसिटी है 1,10,000 यूनिट। मैं कहता हूं 1,10,000 तो नहीं बना पाऊंगा, मैं 2 लाख 1 लाख जरूर बना लूंगा, उसको सेल कर दूंगा। आप अपना एक बजट डिसाइड कर लेते हो, उस बजट के बेस पे आप फिक्स ओवरहेड को चार्ज करते हो। आपने 2 रुपया प्रॉफिट रखना था, 14 रुपया आपकी कॉस्ट थी, तो आपने सेलिंग प्राइस भी तो डिसाइड करना आज। उसको डिसाइड करने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट को एक बजट फिगर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने अपना बजट बनाया 1 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय, तो ये 2 रुपया हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। इसको हम पता क्या बोलते हैं? जो ये 2 रुपए निकाले इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। कि जब हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें पहले से पता है कि इतनी होने वाली है, वो फिक्स्ड है, बाय नेचर वो फिक्स्ड है, वो होनी ही होनी है, उसको जब हम अपनी प्लांट प्रोडक्शन के साथ डिवाइड कर देते हैं ना, तो उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड आपने सभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखा होगा, या कॉस्टिंग में पढ़ते हैं कि ये हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। कि अब जब अपने फिक्स्ड ओवरहेड को एक प्लांट प्रोडक्शन के से डिवाइड कर देते हो, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड।
उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक हम वो डिसाइड करने नहीं कर पाएंगे तो हम उसका कॉस्ट ही नहीं निकाल पाएंगे। हमें कॉस्ट तो पहले ही चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमसे कुछ आके रेट पूछेगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम पहले मटेरियल बनाएंगे फिर आफ्टर आपको बताएंगे, या कोई 1000 यूनिट लेने के आ गया तो उसकी कॉस्ट अलग, 2000 लेने आ गया उसकी कॉस्ट अलग, 5000 लेने आ गया उसकी अलग। वेरिएबल एक्सपेंसिव तक ये ठीक है, बट आपको जब अपने फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करने हैं ना, तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरी 1 लाख की कैपेसिटी है, मैं ₹2 सबको चार्ज करता रहूंगा। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। ये बहुत ही आपके हर जगह काम आएगा। जब ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड होता क्या है। हम यूज हर जगह करते हैं, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, फिर उसको हम डिटेल्ड में चैप्टर में करेंगे कि इसकी इफेक्ट कैसे होते हैं। बट एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया कि फिक्स्ड ओवरहेड को हम चार्ज कैसे करते हैं और उसका रीजन क्या होता है चार्ज करने का। ये हमने फिर आफ्टर एक बजट बना लिया। डायरेक्ट मटेरियल हमारा 5 ग्राम लगेगा, 10 रुपए का। हमने सोच लिया कि हमारा 1 लाख का बजट है तो 10 लाख मटेरियल कॉस्ट आएगी। लेबर लगेगी आपकी 3 रुपए और 1 लाख बनाएंगे तो 3 लाख कॉस्ट आएगी। वेरिएबल ओवरहेड आपका 1/3 लगता है, 1 लाख ही आएगा। आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 14 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड हो गया आपके 2 लाख। 2 रुपए आपने प्रॉफिट डिसाइड करना है, 20 या 2 लाख हो गया आपका प्रॉफिट। आपने पहले एक बजट बना लिया कि मैंने 1 लाख यूनिट सेल करने हैं, वो 18 रुपीज के हिसाब से मैं सेल करूंगा, वो 18 लाख के होंगे। उसमें हमारा 14 लाख का वेरिएबल कॉस्ट होएगा, 2 लाख हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और 2 लाख हमें प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमने एक बजट बना लिया, जो कि ये हमारे स्टैंडर्ड है, 10 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए। और सेल का भी स्टैंडर्ड है, इसको भी हम स्टैंडर्ड प्राइस बोलते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड 18 रुपीज का स्टैंडर्ड प्राइस है। बट ये चीजें सेम तो नहीं रहेंगी, इसमें डिफरेंस आएगा। जब मंथ एंड में जाएंगे ना तो प्रोडक्शन सेम रहेगी, ना मटेरियल सेम रहेगा, किसी पे वेस्टेज ज्यादा होएगी, किसी पे कम होएगा, तो बजट आपका बड़ा डिफरेंट बनेगा। उसको हम कंपैरिजन करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड है, फिर उसको हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल के साथ, उसका हम वेरिएंस निकालेंगे जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। इसमें कितने पार्ट आ गए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल प्राइस। जितने ये पार्ट हैं उतने वेरिएंस है। अभी कोई क्वेश्चन ना पूछो, लेट मी कंप्लीट दिस, तो आपका सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग ये दिमाग में रखो कि आपको जितनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है वो 1 मिनट के लिए भूल जाओ, क्योंकि अगर आप माइंड में क्वेश्चन रखोगे ना तो आप उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमते रहोगे। जब आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे ना, आपको किसी क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं रहेगी कि ये क्या है क्या नहीं है। अब हमने यही डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड पहले हमने कॉस्ट निकाली, उसको हमने एक्चुअल के साथ कंपैरिजन किया, उसमें वेरिएंस आएगा। और वेरिएंस क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है। इसके छोटे से एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे, कंट्रोलेबल है अनकंट्रोलेबल। कुछ वेरिएंस कंट्रोलेबल होंगे, कुछ अनकंट्रोलेबल होंगे। कुछ मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर होंगे, कुछ हमारी नेग्लिजेंस के लिए होंगे। जो हमारी नेग्लिजेंस के लिए होंगे उसको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल, ये तो कंट्रोल हो सकता था। कुछ मार्केट पे डिपेंड करेंगे, वो अनकंट्रोलेबल है। कुछ फेवर होंगे, कुछ एडवर्स होंगे। कॉस्टिंग कम होगी तो डेफिनेटली वो हमारे लिए फेवरेबल है, अगर कॉस्ट ज्यादा आ गई तो वो एडवर्स हो गया। मटेरियल वेरिएंस,
लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड सेल। राइटिंग ऐसी समझनी पड़ेगी थोड़ी, मेरी राइटिंग क्लियर तो आ रहा है ना। ये हमारे 5 वेरिएंस आएंगे जब भी हम बनाएंगे, तो ये हम डे बाय डे ये पांचों के पांचों हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, लेबर वेरिएंस क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड क्या है और सेल वेरिएंस क्या है। अब अगर हम मटेरियल की बात करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। मटेरियल के 2 पार्ट हैं, एक तो इसकी क्वांटिटी लगेगी और एक रेट लगेगा। इसके लिए इसके 2 वेरिएंस आते हैं, क्वांटिटी, इसको हम बोल देते हैं क्वांटिटी वेरिएंस, ये बोलते हैं हम रेट वेरिएंस। छोटा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी वेरिएंस क्या है? जब हमने जो वेरिएंस क्वांटिटी की वजह से आया उसमें रेट का इफेक्ट नहीं रहता, उसको हम क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं। कि अगर हमने सोचा था कि 10 यूनिट इसके लगाने हैं, उसके 11 लग गए, तो उसमें एक अगर एक्स्ट्रा लग गया तो क्वांटिटी की वजह से आ गया। रेट वेरिएंस क्या है कि हमने सोचा था कि ये 5 रुपए का परचेज करना है, 6 का या 4 का परचेज कर रहे हो, तो वो रेट वेरिएंस आ जाएगा। बस ये मटेरियल के 2 ही पार्ट होते हैं। फिर आगे आप क्वांटिटी में डिफरेंस कर देते हैं कि जब अगर एक से ज्यादा 2 प्रोडक्ट लगते हैं, अब ए बी सी, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 प्रोडक्ट लग रहे हैं, ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, उनकी भी अलग अलग क्वांटिटी होगी, वो तो क्वांटिटी में कवर हो जाएगा। बट 5 वो लगने थे, 6 वो लगने थे, 7 वो लगने थे। फिर हम जब लगाते हैं 3 वो लगा देते हैं, 4 वो लगा देते हैं, 8 वो लगा देते हैं, उसकी रेशो में गड़बड़ाहट हो जाती है। उसके लिए उसका एक मिक्स वेरिएंस बन जाता है कि भाई मिक्स हमने सोचा था ये 3-3-5 इस रेशो में लगने चाहिए, उस रेशो में नहीं लगते, उसको मिक्स वेरिएंस बोलते हैं। और एक आपका यील्ड वेरिएंस होता है। यील्ड वेरिएंस क्या होता है? जब हम नॉर्मल से ज्यादा लगा देते हैं या कम लगा देते हैं, उसको हम यील्ड वेरिएंस बोलते हैं। सपोज करो हमने सोचा था कि 500 ग्राम की चेयर बनेगी, आउटपुट आपकी एक चेयर 500 ग्राम आनी चाहिए, 10 चेयर बननी चाहिए 5000 ग्राम की, उस पर आपने 5100 ग्राम लगा दिया, आपकी यील्ड ही कम होगी। स्टैंडर्ड से जब ज्यादा मटेरियल लगा दिया, यील्ड कम होगी। हम अब आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये बेसिक समझ में आया कि मटेरियल में हम क्या वेरिएंस करेंगे, मटेरियल कॉस्ट, रेट का, क्वांटिटी का, मिक्स का और यील्ड का। सबसे पहले अपन ये एग्जांपल करते हैं। सिचुएशन ए है, हमने एक मटेरियल 1 मोबाइल बना रहे हैं, उसमें मटेरियल ए लग रहा है, क्वांटिटी लग रही है 400 ग्राम, रेट है हमारा 50 रुपए, 20,000 का हमारा वो कॉस्ट आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड है कि हमारा 20,000 का कॉस्ट आएगा। एक्चुअल क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी है ना वो 500 लग गई, रेट 50 ही रहा। क्वांटिटी ज्यादा लगी, यील्ड नहीं। हम अब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये है हमारा क्वांटिटी वेरिएंस, ये हमारा क्वांटिटी वेरिएंस आ गया कि क्वांटिटी हमारी 400 लगनी चाहिए थी,
और 500 लगी। अगर हम क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हम यही बनाएंगे ना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में और एक्चुअल में क्या डिफरेंस आया और विद रेट। डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू रेट। क्वांटिटी में डिफरेंस है 400 माइनस 500, रेट क्या है आपका 50। आपका वेरिएंस क्या आ गया माइनस 5000। ये एडवर्स आएगा, क्यों, आपका कॉस्ट ज्यादा लग गई। अब देखो इसमें फॉर्मूले में आपने कुछ याद नहीं किया, आपको क्लियर है ना, अगर क्वांटिटी वेरिएंस आएगा तो क्वांटिटी का डिफरेंस है वो क्वांटिटी वेरिएंस है, रेट स्टैंडर्ड आएगा जो एक्चुअल आएगा वो हम बाद में रखेंगे एक बार। मतलब ये तो क्लियर ना, अगर हम क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा कि हमने क्वांटिटी क्या सोची थी और क्या लग गई। रेट तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एक जब हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वांटिटी के लिए ठहरा रहे हैं तो क्वांटिटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्यों, क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन मैनेजर की। कि इसको बनाने के लिए मेरे को 400 ग्राम लगाना, अगर 500 लगा दिया तो वो प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परचेज करने वाले को 50 की जगह वो 80 रुपए परचेज कर लेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, वो परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारा क्वांटिटी डिफरेंस जो आता है उसको हम क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं। बट अब ये एक बात याद करने वाली है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी आगे आएगी या एक्चुअल क्वांटिटी आगे आएगी। अगर हम फार्मूला याद नहीं करते हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने ये तो अंडरस्टूड कर लिया कि क्वांटिटी वेरिएंस आएगा, क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा, और उस पे रेट हमें स्टैंडर्ड ही लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस पे हम एक्चुअल का तो इफेक्ट नहीं डाल सकते। तो फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी आगे क्यों आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी आगे क्यों पीछे क्यों आएगी। नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है कि हम स्टैंडर्ड आगे रखेंगे या एक्चुअल आगे रखेंगे। आप एक्चुअल भी आगे रख सकते हो, बट हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ समझने के लिए कि माइनस मीन एडवर्स, वैसे माइनस का मीन कोई एडवर्स नहीं होता। सेल में अगर माइनस आएगा तो वो पॉजिटिव है, इसलिए किसी भी ये स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि स्टैंडर्ड ही आगे आएगा, एक्चुअल भी आगे आ सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप लिखो द डिफरेंस ऑफ मटेरियल इज एक्चुअल कॉस्टिंग माइनस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 5000 दैट इज ए फेवरेबल वेरिएंस या इट इज एडवर्स वेरिएंस। बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आगे रखते हैं। क्यों, वो आगे क्यों रखते हैं, अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो हमें लगता है कि ये फेवरेबल है, हम एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, पॉजिटिव मीन फेवरेबल, उसी के बेस पे हम सारे सम करेंगे। अब पॉजिटिव कैसे आएगा, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्यादा होगी और एक्चुअल कम होगी तो फिर वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम स्टैंडर्ड को आगे रख देते हैं। यहां पे मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये चीज आपको याद रखनी है कि स्टैंडर्ड हम आगे क्यों रखते हैं, वो तो हमें सिर्फ समझना है, बट एग्जाम में हम दिमाग थोड़ी लगाने बैठेंगे, उसमें ये आपको याद रखेगा कि स्टैंडर्ड हमारा पहले आता है। क्यों, उसका लॉजिक कोई नहीं है, लॉजिक उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हमने प्रेजेंटेशन करनी है तो किसी को तो आगे रखना पड़ेगा, और आगे हम अपने कन्वीनियंस के लिए रख लेते हैं कि पॉजिटिव आता है तो ठीक है फेवरेबल है, नेगेटिव आता है तो एडवर्स हो गया। और किसी ऑथर ने, किसी स्टैंडर्ड ने ये सेट नहीं किया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आगे ही रखनी है। इसमें हमने देखा हमारा 5000 है जो एडवर्स वेरिएंस आ गया, ये क्या है हमारा क्वांटिटी वेरिएंस। यहां तक क्लियर है कि ये क्यों आया। सिचुएशन 2, क्वांटिटी हमारी 450 थी, एक्चुअल क्या हो गया,
क्वांटिटी तो 400 ही रही, बट जो रेट है ना ये हमें 60 लग गया। ये जो वेरिएंस आएगा ये किसकी वजह से आएगा? प्राइस की वजह से। हम निकालेंगे दोनों ही, अगर सिचुएशन 2 में हम क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं वो क्या आएगा? 400 माइनस 400, बाहर कुछ भी लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता उससे। रेट वेरिएंस क्या आएगा? जैसे हमने स्टैंडर्ड में किया, डिफरेंस इन रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। डिफरेंस इन रेट क्या है? 50 माइनस 60 इंटू क्वांटिटी। कितना आ गया? 4000 एडवर्स। डिफरेंस इन क्वांटिटी में डिफरेंस इन क्वांटिटी इंटू रेट, और रेट में भी डिफरेंस इन रेट इंटू क्वांटिटी, दो ही तो कंपोनेंट है। वो हो गया आपका स्टैंडर्ड और क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। अब हम थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन 3 में जाते हैं। सिचुएशन 3 में आपके दोनों आ गए। हमने सिचुएशन फर्स्ट में किया कि क्वांटिटी 400 थी, 500 लग गई, तो प्रोडक्शन मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई 5000 की। भाई आपने 5000 रेट ज्यादा लगा दिया। सिचुएशन 2 में किया कि क्वांटिटी तो सेम रही, हमारा रेट ज्यादा रहा, तो हमने उसको रेट वेरिएंस निकाल दिया 4000। सिचुएशन 3 में हमारे दोनों आ गए, क्वांटिटी 400 थी, ये लग गई 500, रेट हमारा 50 था, ये लग गया 60। अब हम अगर दोनों निकालेंगे तो पहले हम निकालते हैं क्वांटिटी वेरिएंस। डिफरेंस इन क्वांटिटी क्या है? डिफरेंस 400 माइनस 500 इंटू रेट 50। 60 क्यों नहीं? प्राइस को सेम रखें इंटू 50। अब हम रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस इन रेट इंटू क्वांटिटी। डिफरेंस इन रेट क्या है? 50 माइनस 60 इंटू क्वांटिटी कौन सी? 400। ये वेरिएंस कितना आया? माइनस 5000। ये वेरिएंस कितना आया? माइनस 4000। टोटल हमारा वेरिएंस कितना है? 20,000 एंड 30,000। टोटल वेरिएंस कितना है? टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 10,000। ये 1,000 कहां गया? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बताया है कि क्वांटिटी है तो क्वांटिटी रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में डिफरेंस आएंगे। हमारा टोटल मटेरियल वेरिएंस कितना आया? 30,000। 5,000 तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन कर दी, दिस इज क्वांटिटी वेरिएंस, और 4,000 हमने साइन कर दी, दिस इज रेट वेरिएंस। ये 9,000 हो गया। तो जो 1,000 गया वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो कौन सा वेरिएंस है? वो क्या है? ना वेस्टेज कहां हुई है? वेस्टेज तो हमने क्वांटिटी वाले को चार्ज कर दी ना, मिक्स तो है ही नहीं है, प्रोडक्ट दूसरा तो कुछ बना ही नहीं रहा, एक ही प्रोडक्ट बना है। देखने में यही लगता है पर ये गलत है। गलत क्यों है? यहां पे जो हम क्वांटिटी है ना, रेट वेरिएंस निकालते हैं, वहां पे हम एक्चुअल क्वांटिटी लगाते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इज आपकी
नॉट 4000, एक्चुअल क्वांटिटी इज 500, तो आपका वेरिएंस कितना आएगा? -5000। अब आप एक क्वेश्चन पूछो कि ऊपर क्वांटिटी वेरिएंस था 5 था, वो तो सेम ही है। जो रेट वेरिएंस सिचुएशन 2 में किया तो 4000 था, सिचुएशन 3 में रेट वेरिएंस कितना आ गया आपका? 5000। उसने तो मटेरियल परचेज तब भी 60 का किया था, अभी 60 का किया है। उसमें क्वांटिटी कम थी, बट वो परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, यह है परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है ना। वो ये नहीं कह सकता कि हमने स्टैंडर्ड बना लिया था कि 400 ग्राम लगेगा, 50 रुपए के हिसाब से परचेज करोगे, तो क्वांटिटी वाला तो रेट के लिए कह सकता है कि मेरे को रेट का क्या लेना देना, मैंने तो अपना प्रोडक्शन करना है। मैंने अगर 400 से कम किया तो मेरा फेवरेबल वेरिएंस है, अगर मैंने 400 से ज्यादा लिया तो मेरा एडवर्स वेरिएंस है। स्टैंडर्ड, अब रेट की बात है, रेट वाला ये नहीं कह सकता कि मैं तो 500 ही खरीदूंगा, 500 तो मैं 50 रुपए पे खरीदूंगा, अगर इसके ज्यादा उसने ज्यादा लगा दिया तो मेरा रेट कुछ भी हो सकता है, वो ये तो नहीं कह सकता। इसलिए जब हम रेट वेरिएंस निकालते हैं तो हम उसको एक्चुअल क्वांटिटी से वेरिएंस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आया? बट समझ हम एग्जाम में नहीं चला सकते। समझ आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके लिए जरूरी है, बट आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि जब हम रेट वेरिएंस निकालेंगे ना तो बाहर क्वांटिटी एक्चुअल आती है। क्लियर है? अब मैं आपको सीए फाइनल से थोड़ा ऊपर एक बात डिस्कस करता हूं कि ये भी गलत है। एक्चुअली ये नहीं होता। एक्चुअली मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि मैंने 1 लाख यूनिट परचेज करने हैं, 1 लाख के लिए मेरे 1 लाख केजी मटेरियल लगेगा। प्रोडक्शन मैनेजर ने वेस्टेज कर दी, उसने 1.5 लाख मटेरियल लगा दिया, इज इट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या मुझे जो 1 लाख मटेरियल जिस रेट पे मिलता है तो 1.5 लाख केजी भी मुझे उसी रेट पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम पढ़ने के लिए इसको परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं, रेट वेरिएंस होता है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस एक लिमिटेड तक तो क्वांटिटी बर्दाश्त कर सकता है कि मैंने 400 से अगर आप 425 लगा के तो मैं बर्दाश्त करूंगा, बट आप उसको 600 लगा दोगे तो इज इट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आप वो सीए फाइनल में कहीं पे भी नहीं पढ़ोगे, बट एक्चुअली वो होता है। मैंने सीमा वाले को मेल लिखा हुआ है, मैं कहा कि ये आप वेरिएंस एक्चुअली यहां पे एक और वेरिएंस आना चाहिए जो कि इंडिया का कोई भी ऑथर नहीं पढ़ा था। बट आपको भी मैं वो सिर्फ लॉजिकली इसके लिए बता रहा हूं कि जो कि आपने पहले एग्जाम कहा कि जो वेरिएंस 4000 आएगा वो ठीक है, परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा मटेरियल परचेज करने की, बट कितनी ही आपको टारगेट दिया कि आपने 1 लाख परचेज करने हैं, आप वेस्टेज कर देते हो 50%, इज इट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या ये परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप मेरे को लेकर दिखाओ। हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव मार्केट, आप रेट डिसाइड कर लेते हो, क्या आपको उसी रेट पे वो मटेरियल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं, बट आपने उसको एक्चुअल लॉजिक क्या है, जो कोई भी ऑथर ये बताता है मेरे को उसका लॉजिक बता देना कि ये इसको बाहर एक्चुअल क्वांटिटी क्यों आ देते हैं, मैं उसको सल्यूट करूंगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है। बट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको एक्चुअल क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। उसका छोटा सा लॉजिक ये है कि भाई एक्चुअल क्वांटिटी से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मटेरियल परचेज करने के लिए है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई 400 तो मैं 50 से करूंगा, 500 आ जाएगा तो मैं रेट बढ़ा दूंगा। यहां तक क्लैरिटी है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और हमारा एक टोटल वेरिएंस क्या आएगा हमारा, ये हमारा बना क्वांटिटी वेरिएंस इनटू स्टैंडर्ड रेट और प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल वेरिएंस हमारा बिल्कुल इजी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, वो आपका बन गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, $20,000 माइनस 30,000, ये एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम उसको हमेशा जब सम करेंगे, हम डिटेल में करेंगे, उसको हम चेक भी करेंगे कि मटेरियल जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है वो रेट और क्वांटिटी के बराबर होगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग हुई। अब एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू हम याद भी रखना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, याद क्या रखना है, क्वांटिटी वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू रेट आता है। और हम स्टैंडर्ड आगे क्यों रखते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, बट हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, अभी दिमाग में याद करो, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आगे रखेंगे, लॉजिक कोई नहीं है। और जब रेट वेरिएंस निकालना है, किसी भी चीज का निकालेंगे तो वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। लॉजिकली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे स्टैंडर्ड आनी चाहिए जैसे अपन ने निकाला, बट वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, तो हमें इसको एक्चुअल क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे एक्चुअल आउटपुट का, जो आप बात कर रहे हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे बड़ी बात क्या है, एक्चुअल आउटपुट। सबसे सम में सबसे पहले आपने क्या ढूंढनी है, एक्चुअल आउटपुट क्या है। एक्चुअल आउटपुट ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनती है। जो हमने बजट एक बनाया था, हमने ये बजट बनाया था 1 लाख यूनिट का, तो हमारा कॉस्ट आना था 14 लाख, 2 लाख फिक्स्ड कॉस्ट आना था और हमारा 18 लाख का कॉस्ट था। ये हमारा 1 लाख बजट के लिए 18 लाख का सेल प्राइस था और हमारा 14 लाख वेरिएबल कॉस्ट था। ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है। बट जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कोई कंपैरिजन वेरिएंस निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी बजटेड कितनी बनी है। अगर हम बजटेड यूनिट ही 1.5 लाख बना दिए तो उसके कॉस्ट तो 21 लाख आएगी ना, वो वेरिएंस नहीं है, वो वेरिएंस नहीं है। आपने एक प्लान किया कि आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले, आपने एक प्लान किया कि मैं एक सूट मार्केट से लेने जा रहा हूं, वो 5,000 का आएगा। आप वहां पे जाके 2 सूट ले आते हो, क्या वो वेरिएंस है? वो वेरिएंस नहीं है। एक्चुअल आउटपुट तो आपकी वही रही है ना, एक्चुअल आउटपुट पे आप उसको निकालना है। सारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सब में सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, एक्चुअल आउटपुट। ये हम जो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रखी है ना 10, 3, 1, ये हमारे स्टैंडर्ड है। ये 10 लाख, 3 लाख, 1 लाख ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये बजट के लिए स्टैंडर्ड जरूर है, ये बजट कॉस्ट है और आज ये स्टैंडर्ड कॉस्ट भी है। बट जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे एक्चुअल आउटपुट क्या है, उसके मुताबिक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। बट एक्चुअल आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस है, एक्चुअल आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस है। इनपुट में डिफरेंस क्या रहेगा, इनपुट दोनों डिफरेंस हो सकते हैं बट आउटपुट डिफरेंस नहीं हो सकती। सपोज कीजिए आपने, हम इसी की एग्जांपल ले रहे हैं कि 5 ग्राम मटेरियल लगाना है, 1 लाख पे लगेगा, 5 लाख ग्राम मटेरियल लगेगा। आपने आउटपुट 5-6 यूनिट बनाए चेयर के, मटेरियल लगा दिए 6 लाख। इनपुट में डिफरेंस हो गया, वो वेरिएंस में आएगा, दैट इज क्वांटिटी वेरिएंस। 5 लाख लगाने थे, 6 लाख लगा दिए, वो क्वांटिटी वेरिएंस है। बट आउटपुट में डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर आपने 1 लाख बनाने थे, 2 लाख बनाते हो तो पहले आप कैलकुलेट करोगे 2 लाख के लिए क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी। इनपुट में वेरी, आउटपुट वेरी नहीं कर सकते। इनपुट वेरी करता है, दैट इज द वेरिएंस, वही तो वेरिएंस है, वही हम चर्चा कर रहे हैं। बट आउटपुट वेरी नहीं कर सकती।
आपको सब में कुछ भी दे रखा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट 10,000 यूनिट को बनाने की ये है, 15,000 को बनाने की ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, 20,000 को बनाने की ये कॉस्ट है। आपने तो पर यूनिट कॉस्ट पकड़ लेनी है कि पर यूनिट कितनी आएगी, फिर एक्चुअल आउटपुट को पकड़ के उसके साथ कंपैरिजन। ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमने याद करना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले हमने चाहे कोई भी वेरिएंस करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि एक्चुअल आउटपुट कहां है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके हमने दो पार्ट कर लिए। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। जब तक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही लग रहा है तो उसमें यही दो आएंगे, बट हम जब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन चीजें लग रही हैं तो उसमें दो वेरिएंस और आ जाते हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या है? बिल्कुल ठीक है। हमने सोचा कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई हमने अगर 1 कप चाय बनानी है ना तो उसमें 1 कप तो हमने दूध डालना है, 1 कप पानी डालना है, 2 कप बन गए, 1 कप हम उड़ा देंगे हवा में। आप 1 कप चाय बनाने के लिए 1 कप पानी और 1 ये आपका स्टैंडर्ड फिक्स होगा। जब आप चाय बनाने बैठे पानी 1.5 कप डाल दिया, दूध आधा कप डाला, टोटल तो 2 ही डाले, 1 फिर हवा में उड़ा दिया, 1 आउटपुट निकली आपकी। आउटपुट एक ही है, टोटल कप भी 2 ही लगे हैं, बट वेरिएंस आएगा। पानी का रेट अलग है, मिल्क का रेट अलग है। वो वेरिएंस क्यों आया? क्योंकि आपने मिक्स ही सेम नहीं रखा। जो आपका स्टैंडर्ड मिक्स था, जब उसको आप चेंज कर देते हो तो मिक्स वेरिएंस जनरेट हो जाता है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। जब आपने मिक्स को चेंज कर दिया तो जो वेरिएंस आ जाता है उसको मिक्स वेरिएंस बोलते हैं। ये हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। 100 कप चाय बनानी है हमने, वो हमारा स्टैंडर्ड है कि वाटर 70% आएगा। और मिल्क डालेंगे हम 30%। 100 कप बनाने के लिए टोटल 120 कप मटेरियल चाहिए। 70% हम वाटर डालेंगे, 120 का 70% 84, 30% मिल्क डालेंगे 36। तो आपको आउटपुट कितनी मिली? 100 कप। बाकी 20 कप कहां गए? वो हवा में उड़ा दिए। दैट इज आपका नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है या प्रोसेस लॉस है, कुछ भी कह सकते हैं। आउटपुट और इनपुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमेशा डिफरेंस होती है। जितने ग्राम आप मटेरियल डाल रहे होते हो उतना तो आपको आउटपुट नहीं मिलता, उसमें लॉस होते हैं। अब 120 डालने थे, 120 और उसके बदले में आपको 100 कप मिलने हैं, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब हम एग्जाम में आपको दे दिया कि हमने 500 कप चाय बनाए, 1000 कप बनाए, तो आप अपना स्टैंडर्ड क्या होएगा? पहले तो हमने देखना है कि हमारी इनपुट कितनी होनी चाहिए भाई।
100 के लिए इनपुट 120 है, 1000 बनाएंगे तो इनपुट 1200 हो जाएगा। उसके बेस में हम आगे बढ़ेंगे। अब इस एग्जांपल में हम कर रहे हैं कि 120 कप बनाने के लिए हमें 70% वाटर चाहिए और 30% मिल्क चाहिए, तो 84 और 36 है, रेट वाटर का है 2 रुपए कप और मिल्क का है 10 रुपीज, तो हमारी ये टोटल कॉस्ट आ रही है 168 वाटर की और मिल्क की आ रही है 360, टोटल हमारी 528 कॉस्ट आ रही है 100 कप बनाने की। बट एक्चुअल ऐसा हमने नहीं किया। एक्चुअल हमने क्या कर दिया, पहले तो आउटपुट 100 ही है हमारी, 100 के आउटपुट पे हमने 120 कप डालने की जगह हमने 130 डाल दिए। तो हम अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आउटपुट है वो 100 है, इनपुट में डिफरेंस है, दैट इज द वेरिएंस। यही तो वेरिएंस है। अब हम मिक्स वेरिएंस की बात करेंगे। हम कहते हैं कि मिक्स की वजह से कितना वेरिएंस आया, उसके लिए हमने एक क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। कौन सी क्वांटिटी? कि भाई हम कहते हैं ठीक है आपने 130 कप लगा दिए, इसका मिक्स तो सेम रखते हैं, एटलीस्ट मिक्स वेरिएंस तो ना आता। मिक्स सेम नहीं रखा तो मिक्स वेरिएंस जनरेट हो गया। मिक्स सेम रखते तो मिक्स वेरिएंस नहीं होता, वो यील्ड वेरिएंस होता। भी 120 आपने 20 कप हवा में उड़ाने की जगह 30 कप उड़ा दिए तो ये यील्ड है। आपने आउटपुट ही कम ले ली, इनपुट ज्यादा ले लिया, तो ये यील्ड वेरिएंस है। लॉस हमने 20% अलाउ किया था, आपने 30% कर दिया, दैट इज यील्ड वेरिएंस। बट आपने एक छोटा सा बीच में और पंगा डाल दिया, मिक्स भी सेम नहीं रखा, इसलिए मिक्स वेरिएंस भी जनरेट हो गया। इसलिए हम मिक्स वेरिएंस जनरेट करने से पहले हमें एक क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी जिसको हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। वो क्या होगी? अब हमारे पास ये दो क्वांटिटी आ गई, ये तो बिल्कुल क्लियर है। एक हम तीसरी क्वांटिटी निकाल लेंगे कि भाई आपने 130 लगा दिया, इट्स ओके, बट इसका मिक्स तो वो रखते जो स्टैंडर्ड था। मिक्स अपना क्या आएगा? वाटर हमारा 130 इंटू 70% इज इक्वल टू 91। मिल्क हमारा 130 इंटू 30%, 39। टोटल कितना हो गया? ये आपकी क्या आ गई? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कहीं जगह आपको ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा मिलेगा, कहीं जगह ये रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी लिखा मिलेगा। क्यों? है तो ये एक्चुअल क्वांटिटी 130, बट है मिक्स स्टैंडर्ड में। तो ये रिवाइज्ड क्वांटिटी आप याद रखना है कि वैसे इसको प्रेफरेबली ये रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी है। क्यों? क्वांटिटी तो एक्चुअल है ना ये 130, तो ये रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी है, बट कहीं ना कहीं सामने आपको ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी लिखा मिलेगा, बट ये रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी है। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड के मिक्स में किया है कि भी मिक्स अगर सेम रखते हैं तो कितना आता है। अब ये आ गई हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैंने भी इसको स्टैंडर्ड लिख दिया, एक्चुअली है ये रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक कि जब हमारे पास मटेरियल का सम आएगा तो हमने उसकी एक क्वांटिटी और निकालनी है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल को सेम रखना है और
रेशो स्टैंडर्ड ले लेनी है। एक्चुअल हमने 130 रखा, रेशियो स्टैंडर्ड लेके ये आ गया। अब हम इसका वेरिएंस का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जो आप खुद कर लोगे। अब हमने इसमें कुछ नहीं करना। हमारा ये किसका पार्ट है? क्वांटिटी वेरिएंस का पार्ट है। क्वांटिटी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? यहां पे हम लिखते थे डिफरेंस इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस इन क्वांटिटी मतलब नहीं, पहले हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। डिफरेंस इन क्वांटिटी मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, आप क्वांटिटी वेरिएंस कर रहे हैं माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम सिर्फ क्वांटिटी वेरिएंस कर रहे हैं। क्वांटिटी वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं। अब ये इसी का पार्ट है। अब हमने एक क्वांटिटी और कर दी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? पहले हम करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जब हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है, अब आपके पास तीन क्वांटिटी हैं, 120, 130 और 130। मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो हमने पहले भी कहा है कि मिक्स वेरिएंस में मिक्स का डिफरेंस होगा, टोटल क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं होगा। नहीं होगा ना? टोटल क्वांटिटी तो 120 की जगह 130 लगा, ये तो यील्ड का रीजन है ना। हम मिक्स वेरिएंस निकालते हैं, हम कहते हैं कि यार मिक्स में क्या डिफरेंस कर दिया, वो देखेंगे। तो दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। तो ये दोनों की क्वांटिटी सेम किसमें है? एक तो इसमें और एक इसमें। ये क्लियर हो गया कि इसमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं आएगी। क्यों? उसमें तो क्वांटिटी ही 120 है। हम मिक्स का वेरिएंस कर रहे हैं तो यील्ड की आउटपुट तो नहीं ले सकते, यील्ड का इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब मिक्स वेरिएंस करेंगे, अपने दिमाग में रखना है टोटल इनपुट सेम होनी चाहिए। दैट्स कैलकुलेटेड मिक्स वेरिएंस। तो टोटल हम आपके पास तीन को सम में करेंगे तो आपके पास ये तीन क्वांटिटियां होंगी। तो ये मिक्स वेरिएंस निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड तो गई, 120 तो नहीं आएगी, ये तो कंफर्म है, रीजन है। अब आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। अब आगे कौन सी आएगी, पीछे कौन सी आएगी? अब ये डिफरेंस इसमें क्या आ गया, रिवाइज कौन सी आएगी और एक्चुअल कौन सी आएगी। इसमें आप ये याद रख लो, वही स्टैंडर्ड पहले रखते हैं तो चलिए स्टैंडर्ड है, एक्चुअल को बाद में रखते हैं तो एक्चुअल। तो क्या फॉर्मूला बन गया? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। पहले समझ में आया है ये क्या है कि जब हम क्वांटिटी वेरिएंस मिक्स वेरिएंस निकालते हैं तो टोटल जो इनपुट है वो हमेशा सेम रहती है और जो मिक्स उसका उसमें डिफरेंस होता है। इसलिए स्टैंडर्ड को तो बाहर निकल गया और बाहर स्टैंडर्ड रेट ही आता है क्योंकि वो है स्टैंडर्ड रेट, हम उसका वेरिएंस कर रहे हैं। तो रिवाइज क्वांटिटी क्यों आगे रख रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड हम पहले रख रहे हैं और एक्चुअल बाद में रख रहे हैं। उसका लॉजिक हमने डिस्कस किया ही। तो ये आपका मिक्स्ड वेरिएंस कंप्लीट हो गया। मिक्स्ड वेरिएंस इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्या आएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। 91 में 78 इनटू 2 26। इसमें मिल्क में 39 माइनस 52 इंटू 10 130। टोटल आपका 104 एडवर्स आ गया। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन? मिक्स वेरिएंस किया है, मिक्स में डिफरेंस होना चाहिए, टोटल इनपुट में वेरिएंस नहीं हो सकता।
इसलिए हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पहले ही बाहर निकाल दिया। वाटर यहाँ पे 26 फेवरेबल है, प्लस का साइन है ना। 91 माइनस 78 इंटू 2 26 फेवरेबल है, मिल्क का 130 एडवर्स है, तो टोटल इसका इफेक्ट आ गया 104 एडवर्स। ठीक है, अब हम आते हैं यील्ड वेरिएंस में। यील्ड वेरिएंस क्या कहता है? यील्ड वेरिएंस कहता है कि यील्ड में क्या डिफरेंस आया। अभी यील्ड वेरिएंस ये कहता है कि क्वांटिटी 120 लगानी थी, तुमने क्वांटिटी 130 लगा दी। तो ये क्लियर है कि यील्ड वेरिएंस में हमें इनपुट डिफरेंस आएगी। यील्ड वेरिएंस कर रहे हैं तो मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा। वो कहता है कि भाई मिक्स तो सेम रखो, मेरी यील्ड देखनी है तो मैंने हवा में कितना उड़ाया वो निकालेंगे, बट मेरा मिक्स तो सेम रखो ना। वो तो मिक्स वाले की गलती है, उसने डाल दिया। मेरी गलती ये है कि मैंने 10 एक्स्ट्रा उड़ा दिया, बट कितना। इसलिए इसमें यह कंफर्म है कि इसमें दो चीजें आएंगी। एक तो आएगी रिवाइज्ड पे हम अब आते हैं, एक तो ये आएगा दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट इसका मतलब स्टैंडर्ड तो पक्का आएगा इसमें। तो 120 है, दोनों 130 तो नहीं आ सकते, 120 तो आएगा ही। अब इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज। अब आप आगे कौन सी रखें? दोनों स्टैंडर्ड हैं, बट सही स्टैंडर्ड कौन सी है? 120 वाली। इसमें क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा? यील्ड वेरिएंस का क्या फार्मूला बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल लगाओ क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है यहां पे हमारी? 84 माइनस 91, प्रोडक्ट वाइज करेंगे ना। 84 इंटू 91 इंटू इसका स्टैंडर्ड रेट क्या था? 2, ये आ गया माइनस 14। और दूसरे का क्या है? स्टैंडर्ड 36 माइनस 39 इंटू 10, ये आ गया माइनस 30। टोटल आपका आ गया माइनस 44। वो आपकी क्वांटिटी वेरिएंस से मिलेगा, बिल्कुल। माइनस 44 आपका आया और 104 दोनों एडवर्स हैं, तो कितना हो गया? 148। अब आप अपना क्वांटिटी वेरिएंस निकाल के देख लो, वो 148 ही आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा वो बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल रेट वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल इसमें कोई फॉर्मूला आपने रटना नहीं है, चीजें समझ में आ गई कि क्वांटिटी वेरिएंस क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है, रेट वेरिएंस क्या है, मिक्स वेरिएंस क्या है और यील्ड वेरिएंस क्या है। यील्ड वेरिएंस हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो आप इसको समझो कि अब हम अगर इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड टोटल हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी?
यील्ड वेरिएंस अपनी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी? 528 नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें, 528 थी ना? कितनी इनपुट पे? 120 की। कितनी आ गई? रुपये 4.4। आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट इनपुट पे 4.4 थी। यील्ड वेरिएंस क्या होता है कि आपने कितना कम या ज्यादा लगा दिया। आपने सीधा यही लगा देना कि अगर 120 पे 130 लगा ना, तो इसका मतलब क्या है? यील्ड वेरिएंस नेगेटिव आएगा। मटेरियल में इनपुट ज्यादा दी है तो यील्ड वेरिएंस नेगेटिव आएगा। कितना नेगेटिव आएगा? आपने पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी निकाल दी? 4.4 इंटू आप कर दो, कितना ज्यादा लगा दिया आपने? 10। कितना आ गया? 44 एडवर्स। ये अल्टरनेट फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम 3 मिनट में सोल्व हो जाता है। जब आप कर लेंगे ना, आप देखोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 3-4 मिनट लगते हैं। किस चीज पे? सिर्फ उसके वेरिएंस दिमाग में निकालने में, बट उसको प्रेजेंटेशन देने में टाइम लगता है। बट हमें एग्जाम में दोनों चीजों करनी है, प्रेजेंटेशन भी देनी है और उसको सोल्व भी करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हम आप इसके 1-2 सम करें आपके स्टडी मटेरियल के। स्टडी मटेरियल है आपके पास? मैं आपको देता हूं। नहीं, मेरे नहीं है, मैं देता हूं। आपका जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है वो एक ही है कि डिफरेंस है? हैं? नहीं, अभी जो इंस्टीट्यूट की साइट पे है वो क्या है? वो पुराना है कि नया है? मैंने आपकी साइट से लोड किया है। एक किलो और एक आप स्टडी का थोड़ा सा तरीका चेंज करो। वो क्या, ये जो बुक है ना, मैं इसको क्या करता था, इसको पार देता था। क्यों? ऐसे आप पढ़ ही नहीं पाते, कभी मैं तो नहीं पढ़ पाता था। हमारे जब भी सभी नोट्स होते हैं इस फॉर्म में रहते हैं कि आप कहीं इधर जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, वहां पे भी ठीक है, सिर्फ समय देखना है ना, देखा जाएगा। ये आप नहीं कर सकते। वॉशरूम में बैठे हो, इधर घूम रहे हो, उल्टे लेटे हुए, आप हर तरीके से पढ़ सकते हो। इसलिए अपने स्टडी मटेरियल थोड़े थोड़े बनाओ। क्यों? आप अपने टाइम कंज्यूम करना है इस स्टेज पे, तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हो। और इतनी बड़ी बुक लोगे ना, वो ऐसे ही लगता है ये मन ही नहीं करता। तो उसको देख के मेरे को पता है 10 पन्ने या 10 मिनट में खत्म कर देने हैं, तो आपका आउटपुट बढ़ जाता है। ये मुझे लगता है, बाकी अब आपका हम करेंगे इलस्ट्रेशन। फर्स्ट है जो आपके स्टडी मटेरियल की, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इज 4 kg per unit of actual output. The relevant figure are as under: A, B, C, D. स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है 30%, 40%, 20% और 10%। प्राइस पर केजी ए का 1.25, बी का 1.50, 3.50 और 3, ये स्टैंडर्ड प्राइस है। एक्चुअल क्वांटिटी यूज 1180, 1580, 830, 440। एक्चुअल प्राइस पर केजी 1.30, 1.80, 3.40, 3। एक्चुअल आउटपुट 1000।
कैलकुलेट प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, सब यूजन वेरिएंस एंड क्वांटिटी मटेरियल्स। अब हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या देखना है, एक्चुअल आउटपुट कितनी है। आपकी एक्चुअल आउटपुट है 1000। आपकी एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से कितना मटेरियल लगना चाहिए और उसका क्या वेरिएंस। एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स standard quantity required 4000 unit in the standard material required is 4 kg है ना। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होनी चाहिए हमारी। इसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ए, बी, सी और डी। ए की स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी होगी, कितने परसेंट का है, ए कितना लगना चाहिए स्टैंडर्ड 30%। 4000 का 30% 1200। 4000 का 40% 1600। 4000 का 20% 800 400। टोटल कितना हुआ 4000। रेट, स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट है 1.25, 1.50, 3.50 एंड 3। तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आ गई 1500, 2400, 2800 और 1200। टोटल हुआ आपका 7900। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं एक्चुअल पे। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 1180, 1580, 1830, 440। टोटल कितना है इसका 4030। एक्चुअल रेट क्या है नहीं, एक्चुअल रेट 1.30, 1.80, 3.40 एंड 3। एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गई 1534, 2844, 2822, 1320। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 8520। आप इसको यहां पे नोट करने को रहने दो। एक्चुअली आपने क्या करना है, मैं ये आपको सम करवाऊंगा, देर आफ्टर आपने ये सम घर पे करना है। आपको एक्चुअलिटी पता लगेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। आपने ये सिर्फ सम देखना है, सिर्फ यहाँ के वेरिएंस नोट कर लेना, फिर आप देखना कि यार मेरे को ये, मैं खुद इसको निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ।
अगर आप अपने सम खुद निकाल रहे हो उसके मतलब आपको सब्जेक्ट आ गया और उसकी कोई रिवीजन नहीं करनी। अब जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेंगे ना, तो जब अपना सिलेबस खत्म होएगा उसके बाद आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीधे एग्जाम में जाके करोगे, उसकी आपको कोई रिवीजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका खत्म हो जाएगा। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ये जो चीज है वो क्लियर है। इसमें हमने ये एक टेबल ड्रा कर लिया। अब इसमें मिक्स है तो हम एक और क्वांटिटी निकाल लेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी? एक्चुअल क्वांटिटी है 4030 इनटू रेशियो हमारी क्या रहेगी, वही 30%। 401209 1612 806 403। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हमने एक टेबल ड्रा किया है, जब भी हमारा सम आना है सबसे पहले हमें ये टेबल ड्रा करना है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या आएगी। ये हमारी एग्जाम आपको दी हुई है, ये रेट आपको दिए हुए हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट निकाल दी। फिर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या आएगी, इसके रेट दिए हुए और एक्चुअल कॉस्ट निकाल दी, और आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल दी जिसमें हमने मिक्स सेम रखा, आउटपुट आपकी एक्चुअल आएगी। क्लियर? अब अगर हम करेंगे तो इसके बाद तो एग्जाम उसकी फॉर्मेलिटी रह जाती है। यहां तक अगर आप गलती नहीं करते तो उसके बाद गलती नहीं होती। ये टेबल जब आपने बना लिया ना, अगर आपने ये टेबल करेक्ट बना लिया तो आप इसमें गलती नहीं कर पाओगे। अब आप सारी वेरिएंस निकाल लें। सबसे पहले है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी है 7900, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 8520। 7900 माइनस 850 620 माइनस 620 है। इसके साथ एडवर्स जरूर लिखना है, माइनस और प्लस से काम नहीं चलेगा। आपको ये स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि दिस इज एडवर्स वेरिएंस, दिस इज ए पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आपने एडवर्स नहीं लिखा, अगर माइनस 620 लिखा, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? माइनस का मतलब नेगेटिव और एडवर्स नहीं होता। ये तो हमने एग्जांपल बना लिया कि स्टैंडर्ड पहले रखेंगे, एक्चुअल बाद में रखेंगे। जब तक आप एडवर्स नहीं लिखोगे ये क्लियर नहीं होगा कि ये नेगेटिव। अब आ गया मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्या है? डिफरेंस इन क्वांटिटी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस इन क्वांटिटी, स्टैंडर्ड पहले रखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है आपकी? इसमें हम जाते हैं, ये 1200 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल है 1180। एक ही 1200 माइनस 1180 इंटू स्टैंडर्ड रेट है आपका इसका 125, बी की 1600 माइनस 1580, स्टैंडर्ड रेट है आपका 1.50, सी की 800 माइनस 830 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 350, डी की 400 माइनस 440 इंटू
3। ये कुछ प्लस आएंगे कुछ माइनस आएंगे, चलो हम इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। इट विल टेक ए मिनट। 1200 माइनस 1180 इंटू 1.25 पॉजिटिव में आ गया। 1600 माइनस 1580 इंटू 1.5 ये भी पॉजिटिव आ गया। 800 माइनस 830 इंटू 3.5 ये नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया। 40 इंटू 3 टोटल क्या बना आपका 105। 170 माइनस दैट इज एडवर्स। क्लियर। अब करें मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, इनटू क्वांटिटी एक्चुअल आएगी। स्टैंडर्ड प्राइस था अपना 125 एंड 130। माइनस 130 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 1180 माइनस 1.80 इंटू 1580 3.5 माइनस 3.40 इंटू 830 ये हमारा 3 माइनस 3 इंटू 440 ये आ गया 0। ये आ गया पहला आ गया हमारा माइनस 59 एडवर्स माइनस 474 एडवर्स प्लस 83 फेवरेबल ये 0। टोटल आ गया हमारा 450 एडवर्स। ठीक है 450 प्लस 170 अब हम करेंगे मटेरियल मिक्स एंड यील्ड। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स में क्या अपने को क्या करना है, ये देखना है कि इसमें से ये मिक्स का डिफरेंस रखना है। तो ये दोनों आएंगे ना, एक्चुअल क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा। तो पहले कौन सी आएगी, रिवाइज आएगी फिर एक्चुअल आएगी। $430 रिवाइज है हमारी रिवाइज क्वांटिटी 1209 माइनस 1200 रेट इसमें स्टैंडर्ड ही आएगा 1.25। दूसरा है 1612 माइनस नहीं 1500 ये हमारा आएगा। मटेरियल मिक्स वेरीज कर रहे हैं ना, ये आएगा ना एक्चुअल आएगा ना 1580 आएगा, ऊपर वाला भी 1180 आएगा राइट इनटू 1.50 806 माइनस 830 इंटू 3.50 403 माइनस
440 इंटू 3, ये आ गया अपना 1209 माइनस 1180 36.25 प्लस माइनस 1580 इंटू 1.5, 48 फेवरेबल, माइनस 84 माइनस 111, टोटल क्या हुआ 110.75 एडवर्स। क्लियर है? अब हम निकालते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड में क्या आएगा कि यील्ड में आएगा कि यील्ड का डिफरेंस चाहिए, एक तो 4000 वाला आएगा ही आएगा, दूसरा 430 आएगा, स्टैंडर्ड आएगा और उसमें रिवाइज स्टैंडर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिक्स का वेरिएंस नहीं है उसमें, तो ये आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। $1200 माइनस 1209, 1600 माइनस 1612, 800 माइनस 806, 400 माइनस 403 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारे 1.25, 1.50, 3.503, ये आ गया अपना 1.25, पहला आ गया माइनस 1.25, ये आया माइनस 18, माइनस 21 और माइनस 9, $59.25 माइनस 59.25 एडवर्स, माइनस 110.75 प्लस टोटल कितना हुआ 170 एडवर्स। मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक है, ये आपने चेक करना है कि ये टोटल क्वांटिटी वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हमने इस सम में एक बहुत बड़ी गलती की है, वो क्या है, सम आपका ठीक है, वेरिएंस सारे ठीक हैं, बट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत बड़ी गलती है, वो क्या है, राइटिंग को तो छोड़ दो वो भी, और सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो क्या है, ये 1200, 1600, 800, 400 कहां से आया, इसका वर्किंग नोट चाहिए। ये 1209, 1600, 12, 806, 403 कहां से आया, इसका वर्किंग नोट चाहिए। अगर ये वर्किंग नोट नहीं दिया, ये फिनिश। मेन कुछ चीजें हम सोच लेते हैं कि ये ऐसे होती है, बड़ी इजी है, बट एग्जामिनर को तो बताना पड़ेगा ना, उसके लिए सब कुछ इजी है। इसलिए ये प्रेजेंटेशन आपने ध्यान में रखनी है, जो चीज आपने दिमाग में सोची है कि ये ऐसी आई है, उसको प्रेजेंटेशन जरूर देना है, वर्किंग नोट में दो, या आप यहां पे भी दे सकते हो सीधा 4000 इंटू 30, 1200, दैट्स ओके। इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट वो कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी वो आया कहां से अभी।
अगर आप यहां तक सम करते हो ना, आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। बट आपको वो प्रेजेंटेशन में बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1200 लेके आया हूँ ये कहां से लाया हूँ, ये 1600 कैसे आया। आप यहाँ पे भी दे सकते हो कैलकुलेशन, इज योर कन्वीनियंस, कि 4000 इंटू 30%, 4000 इंटू इतने परसेंट, 4000 इज इक्वल टू दिस, ये भी आप बताओगे 4030 इंटू ये रेशियो करके आ, फिर ये आपका सम कंप्लीट होगा। वेरिएंस के हिसाब से ये ठीक है। अब हमने यील्ड वेरिएंस का एक अल्टरनेट फॉर्मूला किया था, अब यहाँ पे हम चेक करें क्या वो ठीक निकलता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है आपकी? 7900 डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू 1.975। क्वांटिटी ज्यादा लगी है, रिवर्स है, कितना? इंटू 30, वही आ गया। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि आगे जाके सम कुछ कई बार ऐसे होते हैं, आपको एग्जाम में ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला नहीं देना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब टिपिकल एग्जाम आते हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका मतलब कैसे, ये कैसे निकल जाता है, ये कैसे निकल जाता है, वो आपने सोचना है, वो सिर्फ उसके लिए है ये, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। कुछ समय यहाँ पे आएंगे कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन के आ जाएंगे कि भाई ये रिवर्स दिया हुआ है, आपको यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है, तो ये 4000 दिया हुआ, आपकी 79 आपकी टोटल कॉस्ट तो आप निकाल सकते हो उससे। अगर आपको ये चीज दे दी एग्जाम में, मैंने 59.25 दे दिया, ठीक है, और आपको ये कॉस्ट भी दे दी कि ये रिवर्स है, तो आप एटलीस्ट ये कॉस्ट तो ये तो निकाल लोगे। हो सकता है ये आपको टोटल दी ना हो, अगर आपको टोटल नहीं दे रखा, ये दोनों दे रखे हैं, तो आप इसकी टोटल क्वांटिटी तो निकाल लो कि उसके बाद रेशियो दे रखी है। सब यूजेस इसी को कह देते हैं, क्वांटिटी को। हाँ। वो मैं आपको सारे अल्टरनेटिव नेम बताऊंगा, किसके अल्टरनेटिव क्या नेम है, ठीक है। अभी आज आप यही कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, कि यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट में हम करेंगे लेबर वेरिएंस और कुछ सम करेंगे।